हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा था और उसका डेरिवेशन भी देखा था, उसका रिलेशन भी देखा था विथ रिस्पेक्ट टू मोलैलिटी। आज उसी रिलेशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाने का कोशिश करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। हमको पता है delta TB is directly proportional to molality and the formula of molality is N2 upon W1 in kgs। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राम में ही लिखना चाहूं इस W1 को तो मैं क्या लिखूंगा, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ आएगा W1 इन ग्राम्स। ठीक है, और N2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1000 एज इट इज लिखा, N2 इज मास अपॉन मोलार मास, तो वो मोलार मास आ जाएगा नीचे। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज किस में है, ये मास ग्राम में है, मास ऑफ सोल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, ये मोलार मास ग्राम पर मोल में है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। मोलैलिटी इज N2 अपॉन W1 इन kg। वो kg ना लिखना चाहूं तो यहाँ पे 1000 ऊपर लिखना होगा तो हो जाएगा। गॉट इट। अब ये सारा रफ वर्क था, अब ये यहाँ पे पुट अप करेंगे। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम बराबर, और ये मोलैलिटी की जगह पे ये वाला फॉर्मूला पुट अप कर देंगे। सारी वैल्यूज ग्राम्स और ग्राम पर मोल में होंगी। देयरफॉर डेल्टा TB इज इक्वल टू KB लिख दिया, ऊपर क्या आएगा, एक काम करते हैं पहले 1000 लिख देते हैं ना 1000, यहाँ पे KB लिख दिया, W2 M2 और W1, ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। लिख लो। किससे रिलेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। मैंने आपको याद होगा, आपको लास्ट लेक्चर में ऐसा बोर्ड था, इस तरफ बॉइलिंग पॉइंट लिखा था, इस तरफ फ्रीजिंग पॉइंट लिखा था, तो बॉइलिंग के नीचे ये लिख लीजिए और फ्रीजिंग के नीचे फिर क्या लिखना है बताता हूँ। जैसे बॉइलिंग का है वैसे ही फ्रीजिंग का भी आएगा बराबर। अच्छा, अगर आपको ये एक फॉर्मूला हो गया, अगर आपको इससे मोलार मास निकालने बोला जाए, मोलार मास ऑफ सोल्यूट निकालने को बोला जाए तो क्या करोगे, सिंपल, मोलार मास को एक साइड ले लो, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड। इसके नीचे जो स्टेप लिखना है वो बता रहा हूं। Therefore M2, मोलार मास को उधर ले लो, डेल्टा TB को इधर, M2 इज इक्वल टू 1000 KB W2 अपॉन डेल्टा TB W1। इस पे न्यूमेरिकल आता है बच्चों, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ सोल्यूट, और बाकी का डेटा दिया रहता है। लिख लीजिए 1 2 3 4, इसके नीचे ये लिखना है, और ऐसा ही सेम ये सारा किधर लिखा, लेफ्ट साइड में बॉइलिंग वाले के नीचे नीचे लिख लिया, राइट साइड में फ्रीजिंग वाले के नीचे नीचे क्या आएगा, जहां जहां डेल्टा TB है वहां F आएगा, और जहां KB है वहां KF आएगा, बस, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। मतलब TB के बदले TF, KB के बदले KF। समझ गए बात। जहां जहां TB है वहां F। ठीक है, बॉइलिंग वाला लिख लिया, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने लिख लिया, इसलिए वो एडिट कर रहा हूं। अगर नहीं लिखा है तो प्लीज वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाइए, क्योंकि बिना लिखे आगे जाओगे तो मजा नहीं आएगा, सीख नहीं पाओगे। देखो, ये राइट हैंड साइड पे लिखने वाली चीज है। राइट हैंड साइड मतलब अभी जैसे मैं बताया ना, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या लिखा था, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और राइट हैंड साइड पे था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो वहां पे ये लिख लो, बाकी कोई फर्क नहीं है, रिलेशन तो वही आएगा। दोनों का एक साथ में पढ़ाने का रीजन आपको समझ में आ रहा है, शायद दोनों एक साथ में पढ़ा रहे हैं ताकि कंपैरिजन हो सके, और नई अलग से चीजें सीख रहे हैं ऐसा लगे ना हमको, मतलब वही चीज डबल तो सीखनी है, तो अलग से कुछ सीख रहे हैं ऐसा फील ना आए। ठीक है, चलो हो गए। अब
चौथी और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात करते हैं, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर का बात नहीं कर पाएंगे, ऑस्मोसिस पहले देखते हैं क्या होता है और फिर उसको डिस्क्राइब करके आगे जाके ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे। ठीक है, पहले क्या बता रहा हूं, ऑस्मोसिस। समझो मेरे पास एक अजीब से शेप का एक बर्तन है, कैसा शेप है देखिएगा। ठीक है, ये अभी तक अजीब बना नहीं है, आगे जाके बनेगा। ठीक है, अब दिख रहा है ना अजीब, एक अजीब से शेप का बर्तन है, इसमें बराबर सेंटर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? सेमी मतलब हाफ, परमिट यानी परमिशन, परमिएबल मतलब परमिट हो सकने वाला मतलब, और मेम्ब्रेन शब्द का क्या अर्थ होता है? जाली। जाली होती है ना, जैसे चाय फिल्टर करते हैं हम लोग, चाय बनाते हैं फिर उसको फिल्टर करते हैं, नीचे लिक्विड आ जाता है और ऊपर क्या अटक जाता है? चाय पत्ती, चाय पाउडर, जो भी आपने डाला है, अदरक वगैरह, वो सारे पीसेस ऊपर अटक जाते हैं, मतलब वो भी तो एक मेम्ब्रेन है, जाली है, और वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसे? मेम्ब्रेन यानी जाली, सेमी यानी हाफ, परमिएबल यानी परमिशन दे सकने वाला, मतलब वो सिर्फ लिक्विड चाय को नीचे जाने का परमिशन देता है, ऊपर सॉलिड पार्टिकल्स को रोक के रखता है, इसलिए बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ गए? ये किसको रोकता है बताता हूं। समझो यहां मैंने लिया है वाटर प्लस सॉल्ट, NaCl। ठीक है, यहां भी मैंने लिया है वाटर प्लस सॉल्ट, ये भी NaCl। तो आप बोलोगे सर दोनों साइड सेम लिया, तो क्या आप परमिट करोगे, क्या नहीं करोगे? बताता हूँ। समझो यहाँ पे वाटर लिया है 1 लीटर, ठीक है, सॉल्ट लिया है 5 ग्राम, यहाँ वाटर लिया है 1 लीटर और सॉल्ट लिया है 10 ग्राम। समझ गए? किस तरफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? इस तरफ 10 ग्राम बराबर। 1 लीटर पानी इक्वल है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। हु इज द सॉल्वेंट हियर? वाटर। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन तो सॉल्वेंट का भी चेंज होगा, क्योंकि 1 लीटर 10 ग्राम, मतलब परसेंटेज निकालोगे तो अलग आएगा, पर ऐसा सोचो कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम है, 1 लीटर 1 लीटर। सोल्यूट का मास अलग अलग है, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, 10 ग्राम 5 ग्राम। किस तरफ ज्यादा? इस तरफ। दुनिया की हर चीज कैसे फ्लो होती है? हायर टू लोअर, मतलब नमक कहाँ से कहाँ आना चाहिए? 10 ग्राम वाले साइड से 5 ग्राम वाले साइड, इतना ही नमक आए कि दोनों साइड इक्वल इक्वल बच जाए। 10 है 5 है, अगर इधर 2.5 ग्राम आ गया तो इधर 7.5 बचेगा, इधर भी 5 और 2.5 7.5 हो जाएगा, तो इक्वल इक्वल हो जाएगा, इधर से उधर जाने का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, इसीलिए पहले नाम दिया था, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो नमक के पार्टिकल्स को आर पार आने जाने नहीं देता। क्यों नहीं आने जाने देता? क्योंकि इसका जो होल साइज है, ये होल्स दिख रहे हैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे बनाए, ये होल्स दिख रहे हैं। होल को दूसरा शब्द है पोर्स। पोर्स, जितना बड़ा पोर होगा, जितना बड़ा होल होगा, उतने बड़े मॉलिक्यूल्स को आर पार जाने आने देगा। इसका पोर साइज इतना छोटा है कि NaCl को आर पार आने जाने नहीं दे सकता। NaCl का साइज बड़ा होता है। NaCl का मोलार मास कितना होता है बच्चों? सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल हो गया 58.5। 58.5 मोलार मास वाले सब्सटेंस को आर पार जाने देने जितना इसका होल साइज नहीं है। होल साइज समझ गए? पर वाटर का मोलार मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, मतलब इसके 1/3 से भी कम, और उसको ये आर पार आने जाने देता है। समझ गए? एक्चुअली कौन जाना चाहिए था? टेक्निकली स्पीकिंग, नमक यहां से यहां 2.5 ग्राम आ जाता तो बात बैलेंस हो जाती, पर नमक को आना जाना अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे एक वॉचमैन बैठा है जो नमक का थोबड़ा देख के बोलता है चल ले तू, चल चल, तेरे को नहीं लेंगे इधर। समझ गए? उसको बोलते चल बे, इतना सड़ा हुआ चेहरा लेके मत आ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मजाक में। समझ गए? तो नमक को इधर आने जाने देना अलाउड नहीं है।
तो बचा कौन? अभी नमक को नहीं आने जाने दे सकते, तो बचा कौन? पानी। एक बात बताओ, 1 लीटर वॉल्यूम तो दोनों जगह सेम है, पर परसेंटेज कहाँ ज्यादा होगा? यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ नमक का कंसेंट्रेशन कम है, तो पानी का परसेंटेज ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे नमक का ज्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में पानी का परसेंट थोड़ा कम होगा। समझ गए क्या बोलना है? यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा है, वहां पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम है। अभी नमक को आने जाने नहीं दे रहे तो कुछ तो करोगे ना। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकालेंगे, गंदी हो जाती है उंगली। डब्बे को थोड़ा सा गर्म कर देंगे, करें। तो जब सॉल्ट यहाँ से यहाँ आना चाहिए पर आना अलाउड नहीं है, ये समझ गए हैं क्यों आना अलाउड नहीं है? क्योंकि वो जो होल्स हैं उसकी साइज इतनी नहीं, इतनी होल की साइज है और इतना बड़ा नमक का पार्टिकल है, कैसे आएगा भाई उसके आर पार? नहीं आ पाएगा ना उसके आर पार। पर पानी का साइज उससे छोटा है, तो ये होल है, यहां से आर पार निकल जाएगा। तो लेफ्ट से राइट नमक आना चाहिए था सबसे पहला बात, पर नहीं आ पा रहा है। तो फिर क्या होगा? राइट से लेफ्ट में नमक के बदले पानी ट्रेवल करेगा। कौन ट्रेवल करेगा? पानी। क्यों? 1 लीटर दोनों जगह है, पर यहाँ पे 1 लीटर में सिर्फ 5 ग्राम नमक है, मतलब इसका परसेंटेज इज हायर। 1 लीटर में 10 ग्राम नमक है, मतलब यहाँ पे जब सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालोगे तो सॉल्वेंट का परसेंटेज इसके कंपैरिजन में लोअर है। ठीक है, पक्का? इसलिए वाटर इधर से इधर ट्रेवल करेगा, वाटर इधर से इधर ट्रेवल करेगा। कौन? वाटर ट्रेवल करेगा। रीजन आप समझ गए? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से सोल्यूट हायर से लोअर ट्रेवल नहीं कर पा रहा, तो उसका कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वरना तो सॉल्यूशन दोनों इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम पे होने के बाद आराम कर सकते हैं, पर जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं है तब तक आराम नहीं कर सकते। ये वाटर इस सॉल्ट को धक्का मारता है, अबे जाना उधर, जाना जाना। पर ये यहाँ पे जो वॉचमैन बैठा है, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो बोलता है मैं तेरे को आने नहीं दूंगा। फिर इधर भी यही चालू है, कह रहे उसको खींच ले, इधर नमक को इधर खींच ले, ये बोलता है नमक को उधर भेज दे। बात तो एक ही है, पर नहीं हो पा रहा है। फिर दोनों जगह के पानी एक दूसरे से बात करके बोलते हैं कि रुको, मैं ही यहाँ से वहां आता हूं। एंड दिस प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। सही है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? Semi-permeable membrane is not allowing the solute to travel from the higher concentration of solute to lower concentration of solute. So, in order to maintain or create the equilibrium, solvent travels from the higher concentration of solvent to lower concentration of solvent. Left to right जब आप देखते हो तो लेफ्ट में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है राइट के कंपैरिजन में। मतलब सोल्यूट का ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट का कम हो गया ना, और यहाँ पे ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे सोल्वेंट सोल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा हो गया ना, इसीलिए तो उल्टा होगा। बात समझ गए? इसीलिए अब यहाँ पे कौन ज्यादा है? यहाँ 10 ग्राम नमक है, यहाँ 5 ग्राम नमक है, मतलब यहाँ नमक कम है, मतलब पानी का परसेंटेज ज्यादा है, तो सॉल्वेंट हायर टू लोअर ट्रेवल करेगा। जब सोल्यूट हायर टू लोअर, ध्यान से सुनना, सोल्यूट यहाँ हायर है यहाँ लोअर है, तो हायर टू लोअर ट्रेवल नहीं कर सकता, तो सॉल्वेंट हायर टू लोअर ट्रेवल करने का कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे उधर जाएगा भी। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का परसेंटेजेस इक्वल नहीं हो जाता। आप और मैं तो ये समझते हैं 1 लीटर 10 ग्राम, 1 लीटर 5 ग्राम, उस बर्तन को थोड़ी ना समझता है, तो वो तो अपने आप चलते रहता है जब तक चीजें बैलेंस ना हो जाए। बैलेंस हो गई कि रुक जाता है। समझ गए? पक्का? जैसे समझो आपने अगर एक प्लेन सरफेस पे पानी डाला है 1 गिलास, तो पानी पूरा फैल जाता है एक लेवल पे। अगर सरफेस थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होता और पानी डालते तो जिस तरफ स्लोप है उस तरफ जाता। वो सरफेस को समझता है क्या किधर जाना है? पानी को समझता है क्या किधर जाना है? उसको अक्ल थोड़ी ना, वो तो नॉन लिविंग है, सिर्फ वो ग्रेविटेशन की तरफ चले जाता है, फिजिक्स की तरफ चले जाता है। समझ गए? वैसे यहाँ भी हो रहा है, नमक और पानी को समझ नहीं रहा है कि कहाँ जाना है, पर वो हो जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ऑस्मोसिस है। अब ये हो गया बेसिक। अब बच्चों, अच्छा टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 5 ग्राम और यहाँ 10 ग्राम भी दिया हो सकता है, तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डिसाइड करना है कि किधर 10 ग्राम लिखना है किधर 5 ग्राम,
और उसके हिसाब से कंसेप्ट डिफाइन करना है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ये लिख देता हूं मैं ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स, यहां पे इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड। समझ गए, खुद के हायर और खुद के लोअर का बात चालू है, क्योंकि जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जनरली सोल्यूट का बात करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, क्यों है, क्योंकि सॉल्यूट ट्रेवल नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए सॉल्वेंट ट्रेवल कर देता है। समझ गए, ओके। अभी इसको और एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। एक चीज बताओ, अगर दो लोग पंजा लड़ा रहे हैं, पंजा लड़ाना समझते हो, आर्म रेसलिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आर्म फाइट नहीं सॉरी, आर्म रेसलिंग ही सही शब्द है। ऐसे पंजा लड़ा रहे हैं, ठीक है, दो लोग हैं, मैं और आप हैं, सोचो दो लोग हैं, मैं और आप, और मैं आपको आपके हाथ को धक्का मार रहा हूं, आप भी मेरे हाथ को धक्का मार रहे हो, पर हाथ कहीं जा ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है, आपका और मेरा फोर्स इक्वल हो गया, यही मतलब है। अगर सोचो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं फिर भी मेरा ही हाथ नीचे जा रहा है, मतलब आपका फोर्स मेरे से ज्यादा है। मेरे को मेरा फोर्स कितना है वो मैं पता कर सकता हूं, आपका कितना है वो पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, समझो मैं आपके साथ पंजा लड़ा रहा हूं, मेरा फोर्स है 100 किलो जूल और मेरा हाथ फिर भी नीचे जा रहा है, मतलब आपका फोर्स कितना होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को किलो जूल वगैरह समझ में नहीं आता है, मतलब डे टू डे लाइफ में कितना वैल्यू कैसे यूज करते हैं पता नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक इट एज एन एग्जांपल नॉट एज एन वैल्यू, ठीक है। तो मेरा 100 किलो जूल है फिर भी मेरा हाथ नीचे जा रहा है, मतलब क्या इसका, आपका फोर्स 100 किलो जूल से ज्यादा है। तो मैंने मेरा फोर्स 105 किया फिर भी मेरा हाथ नीचे जा रहा है, पर थोड़ा स्लो हो गया, फिर मैं 110 किया, फिर 120 किया, 125 किया और हाथ रुक गया, मतलब क्या, आपका फोर्स कितना है 125। बात समझ गए, कैसे चेक किया, मेरे फोर्स के कंपैरिजन में चेक किया, जब जाके आपका हाथ रुक गया, मेरा हाथ रुक गया, तब मेरे को पता पड़ा जो 125 मैंने अप्लाई किया वही आपका फोर्स है। यहां पे ऑस्मोसिस है। अब यहां तक लिक्विड था मानो, ठीक है, यहां तक लिक्विड था। अब मैं क्या कर रहा हूं, राइट टू लेफ्ट सॉल्वेंट ट्रेवल कर रहा है। आप ये मत सोचो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, कंसेप्ट को समझो सिर्फ। 1 लीटर 10 ग्राम, 1 लीटर 5 ग्राम, 1 लीटर 5 ग्राम जो है वहां से 10 ग्राम वाले की तरफ पानी ट्रेवल कर रहा है। इस डायग्राम में राइट टू लेफ्ट है, टेक्स्ट बुक में हो सकता है राइट टू लेफ्ट ही दिया हो या फिर लेफ्ट टू राइट दिया हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट समझने पे फर्क पड़ता है। समझ गए पक्का। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है, उसमें अगर आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ये एक तरीका है, और दूसरा है श्रीलंका वर्सेस इंडिया, क्या फर्क पड़ा यार इसमें, कोई फर्क पड़ा टेक्निकली? नहीं नहीं नहीं, हमारा तो श्रीलंका से मैच रखना था, आपने तो ऐसा रख दिया, ऐसे बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा ना, तो इसका टेंशन मत लो, कहां से कहां उतना कंसेप्चुअली समझ गए तो लेफ्ट टू राइट का लफड़ा नहीं है। ये इतना बार बार क्यों बता रहा हूं पता है, जैसे बच्चा टेक्स्ट बुक खोलता है या कोई और रेफरेंस बुक खोलता है तो उसको लगता है अरे ये तो गलत पढ़ाया सर ने, या फिर टेक्स्ट बुक गलत है, दोनों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंसेप्ट पे ध्यान देना, 10 ग्राम 1 लीटर, 5 ग्राम 1 लीटर, वहां पे हो सकता है वैल्यू भी अलग दी हो, 20 ग्राम 1 लीटर, 15 ग्राम 1 लीटर, डजंट मैटर यार। ओके, अभी ये वाटर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि ये कितने फोर्स पे जा रहा है? ये वाटर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू, कब तक जाएगा, जब तक दोनों जगह इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता। और ये जा रहा है, मेरे को कैसे पता पड़ेगा कितने फोर्स से जा रहा है? मैं यहाँ पे ना एक पिस्टन लगाऊंगा, पिस्टन तो आपको पता ही है, और वो पिस्टन पे रखूंगा वजन, क्या रखूंगा, वजन। 5 ग्राम रखा, पानी नहीं रुका, 10 ग्राम रखा, 20 ग्राम रखा, 30 ग्राम रखा, पानी नहीं रुक रहा है, 50 ग्राम रखा तो भी नहीं रुक रहा है, 60 ग्राम रखा तो भी नहीं रुक रहा है, 100 ग्राम रखा तो स्लो हो गया पानी जाना, 110 ग्राम रखा रुक गया, मतलब समझ गए, 110 ग्राम
वजन रख देने से ये पानी राइट टू लेफ्ट आना रुक गया, मतलब इस पानी के राइट टू लेफ्ट आने का फोर्स इज इक्वल टू वो 110 ग्राम। इस फोर्स को, फोर्स इन गिवन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ रही है? ये इतना लिख लो। और क्या बोला मैं, समझे क्या? दोनों लोग पंजा लड़ा रहे थे, उसका रीजन समझ गए क्या? यहाँ पे वो एग्जाम्पल देने का क्या कारण था, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मैं मेरा हाथ एकदम फोर्स लगाते जा रहा हूँ, 100 किलो जूल, 105, 110, 115, मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा। आप मेरे हाथ को दबाते जा रहे हो नीचे, मैं हारते जा रहा हूँ, पर 125 आते ही हाथ रुक गया, मतलब 125 आपका फोर्स है। मेरा फोर्स मैं कैलकुलेट कर सकता है, आपका करना होगा तो डायरेक्टली नॉट पॉसिबल। तो मैं मेरे फोर्स को चेंज करते जाऊंगा, जहां पे हाथ रुक जाए तो आपका फोर्स पता पड़ गया। ये पानी राइट टू लेफ्ट आ रहा है, मैं पानी का फोर्स नहीं चेक कर सकता। कैसे करूंगा? मेरे को दिख थोड़ी ना, ए देख 2 मॉलिक्यूल घुस गए उधर, ऐसा थोड़ी ना दिख रहा है। तो फिर क्या करूंगा? बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे एक पिस्टन लगाओ, वजन रखना शुरू करो, और वो वजन के हिसाब से, वजन मतलब मास, मास से फोर्स निकालो, फोर्स से प्रेशर निकाल लो। जितने फोर्स से ये जा रहा होगा, ये जब वजन बढ़ाते जा रहे हो, अगर पानी का राइट टू लेफ्ट आना रुक जाए, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो गए? इक्वल। मेरा हाथ और आपका हाथ अगर हिलना रुक जाए, मैं 125 पे रुक गया, 130 लगाऊंगा तो आप हारने लगोगे। आप ज्यादा पावरफुल है मेरे से, मैं जानता हूं, पर एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 125 पे रुक गया, मतलब आपका और मेरा फोर्स ज्यादा इक्वल है, सॉरी ज्यादा नहीं, इक्वल है। और 130 लगाऊंगा तो आप हारोगे, 120 लगाऊंगा तो मैं हारूंगा। 125 आपका फोर्स है, मैं 120 लगाऊंगा तो मैं हार रहा हूँ। 125 आपका फोर्स है, मैं 130 लगाऊंगा तो आप हार जाओगे। बात समझ गए? ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब आपने आरओ फिल्टर तो देखा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक बात बताओ, 125 पे दोनों का हाथ रोक रहा था सेंटर में, मैं 150 लगा दूंगा तो आप ही हारोगे ना यार। एग्जांपल ले रहा हूं, 125 अगर आपका फोर्स है और मैं 200 लगा दिया, 150, 200, 300 लगा दिया, तो आप हार जाओगे। यहां क्या है पता है? आपने आरओ फिल्टर सुना है? आर ओ 2 अक्षर से बना हुआ है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी राइट से लेफ्ट जाना चाहिए, ये ऑस्मोसिस है, और जिस फोर्स से, जिस प्रेशर से जाता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। पर अगर मेरे को मालूम है इधर 110 ग्राम पे ये पानी राइट से लेफ्ट आना रुक गया है, और मैं 200 का फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? टेक्निकली, कंसेप्चुअली, साइंटिफिकली, केमिस्ट्री वाइज राइट टू लेफ्ट आना चाहिए पानी, इस कंसेप्ट में 10 ग्राम 5 ग्राम के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन को देखते हुए। पर अगर मैं फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लगा दिया तो यहाँ से दबते जाएगा ना, तो पानी कहां से कहां जाएगा? लेफ्ट से राइट जाना चाहिए था, राइट से लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट से राइट। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस नेचर में हो रहा था उसका उल्टा आपने कर दिया। ये तरीका यूज किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं होता है, या प्योर वाटर होता है, और यहाँ नॉर्मल टैप वाटर होता है, ठीक है। टैप वाटर है, नल का पानी है, उसमें नमक है, इम्प्योरिटीज है, कचरा है, बहुत कुछ कुछ है। यहाँ पे इतना प्रेशर डाला जाता है कि पानी पूरा इधर बाहर आ जाता है, और ये हमको नल से मिलता है। और यहाँ क्या बचता है? थोड़ा सा पानी और बहुत सारा इम्प्योरिटीज। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक्चुअली पानी राइट से लेफ्ट ट्रेवल करना चाहिए। यहाँ इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ प्योर वाटर है। क्या बोला? राइट हैंड साइड पे वो रिवर्स ऑस्मोसिस का बात बता रहा हूँ, यहाँ प्योर वाटर लिया, नो नमक नो इम्प्योरिटी। यहाँ नमक भी है, इम्प्योरिटी भी है, और पानी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से पानी आके उसमें मिक्स होना चाहिए। यहाँ 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, यहाँ 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी रहेगा, तो यहाँ से पानी वहां आएगा, नमक तो नहीं आर पार जा सकता। तो यहाँ पे इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाता है कि यहाँ से पानी यहाँ आना चाहिए पर आएगा नहीं। यहाँ से इतना दबा रहे हो कि पानी यहाँ से यहाँ निकलेगा, मतलब प्योर वाटर था और प्योर वाटर उसमें ऐड होते जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? थोड़ा सा पानी लास्ट में बचेगा, जो आरओ फिल्टर के बाहर एक पाइप होता है जिसमें से पानी बाहर फेंका जा रहा होता है, ये, और उसमें नमक और इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन दबा के होगा, भर के होगा एकदम। समझ गए? ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्यों करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। समझ गए? लिख लो। ठीक है, ऑस्मोसिस समझ गए, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ गए, रिवर्स ऑस्मोसिस समझ गए।
अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे ना तो इसको और डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।